स्टार्ट करना है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन में होमवर्क दिया था। इसमें देखो सबसे पहले पोस्टिंग करना है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है और फिर बैलेंस शीट बनाना है। कैपिटल कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में। फिर बिल्डिंग कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में, असेट है वो। मशीनरी भी बैलेंस शीट में असेट। डेटर्स बैलेंस शीट असेट है। इन्वेस्टमेंट ये भी बैलेंस शीट, क्योंकि इन्वेस्टमेंट भी हमारे लिए असेट होता है, ये वाला बैलेंस शीट में जाएगा। जनरल एक्सपेंसेस पीएनएल अकाउंट। रेंट पेड पीएनएल अकाउंट। प्रोपराइटर का ड्राइंग बैलेंस शीट से माइनस हो जाएगा, जो कैपिटल है उससे माइनस कर देंगे। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस ये भी पीएनएल में जाएगा। कैरेज इनवर्ड लिखा है, ट्रेडिंग अकाउंट। कैश एट बैंक, हाँ बैलेंस शीट है, असेट है, बैलेंस शीट में जाएगा। रिटर्न आउटवर्ड का दूसरा नाम होता है क्या? परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न किससे माइनस हो जाएगा? परचेजेस से। फिर उसके बाद आते हैं सैलरी। सैलरी कौन से अकाउंट में जाएगा? पीएनएल अकाउंट। डिस्काउंट अलाउड पीएनएल अकाउंट, खर्चा है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, हम लोग को इन्वेस्टमेंट किए बदले में इनकम मिल रहा है, तो ये भी पीएनएल में इनकम साइड चला जाएगा। ये 1 अप्रैल का स्टॉक है, मतलब ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में। बिल्स पेबल लाइबिलिटी है बैलेंस शीट में। सेल्स कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट। परचेजेस ट्रेडिंग अकाउंट। वेजेस कौन से? ट्रेडिंग। कैश इन हैंड ये भी कहाँ जाएगा? ये कहाँ? बैलेंस शीट में जाएगा। सन्ड्री क्रेडिटर्स लाइबिलिटी है, बैलेंस शीट में जाएगा। रिटर्न इनवर्ड है, इनवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न किससे माइनस हो जाएगा? सेल्स से। फिर ये नीचे क्लोजिंग स्टॉक दिया है। क्लोजिंग स्टॉक दो जगह आता है, कौन सा दो जगह आएगा? एक ट्रेडिंग अकाउंट में कौन से साइड? क्रेडिट साइड, और एक बैलेंस शीट में असेट साइड। तो इसका देखो ये सॉल्यूशन है। इसमें ग्रॉस प्रॉफिट जो आएगा वो आएगा 1,46,700, और इसका जो नेट प्रॉफिट आएगा वो आएगा 86,600। कितने लोग का ये सही था? 1 2 3। यहाँ पे क्या ग्रॉस प्रॉफिट गलत हुआ है? वो सही है, नेट प्रॉफिट गलत है ना? हाँ, एक पूजा का नहीं, बैलेंस शीट में कहाँ बता रहा हूँ। नहीं, बैलेंस शीट दोबारा बता दूंगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ये पीएनएल अकाउंट नहीं समझ आया, ऐसा बोल रही है कुछ तो वो। जब मैं पीएनएल नहीं समझ आया, ठीक है वो मैं बता दूंगा। ट्रेडिंग वाला ट्राई करी थी, वो भी नहीं आया था, वो आ गया था, ठीक है। बाकी लोग चेक कर लो कहाँ गलती हुआ है। ध्यान दो, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? मैं कहीं इन्वेस्टमेंट किया हूं, फॉर एग्जांपल कहीं बिल्डिंग बिल्डिंग लिया हूं, तो इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट में जाएगा, लेकिन उससे जो बदले में इंटरेस्ट मिल रहा है, जो रेंट मिल रहा है, जो मैं कमा रहा हूं, वो मेरे लिए इनकम है, कंपनी का इनकम माना जाएगा, और इसलिए वो क्रेडिट साइड आएगा। बाई इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इसका एक बार पोस्टिंग देख लो, किसका क्या क्या गलत हुआ है। सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस कर देंगे। क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे आ गया। ओपनिंग स्टॉक परचेजेस, उसमें से रिटर्न आउटवर्ड माइनस कर देंगे। वेजेस हो गया, कैरेज इनवर्ड हो गया। फिर कंपनी के कुछ खर्चे होते हैं, जैसे जनरल एक्सपेंस, रेंट पेड, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, सैलरी, डिस्काउंट अलाउड। तो फाइनली आ गया नेट प्रॉफिट। दिव्यांशु का क्या गलत हुआ था इसमें? अच्छा अच्छा, बाकी सब सही था। ठीक, इसका एक बार बैलेंस शीट मैं खुद से बना के बता रहा हूँ। देखो जब भी बैलेंस शीट बनाओगे, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड सबसे पहला आएगा कैपिटल। कैपिटल को इसलिए हम लोग लाइबिलिटी साइड, इसमें ना याद रखना है, कई बार गलती क्या हो जाता है, यहाँ पर्टिकुलर अमाउंट लिख देते हैं जल्दीबाजी में। बैलेंस शीट में कोई पर्टिकुलर अमाउंट नहीं आता है। ये वाला साइड होता है लाइबिलिटी, पहले आता है लाइबिलिटी, उसके बाद आता है एसेट। तो पहले लाइबिलिटी लिखेंगे, उसके बाद सारे एसेट्स को लिखेंगे। तो लाइबिलिटी में सबसे पहले आता है कैपिटल। कैपिटल को इसलिए लाइबिलिटी मानते हैं क्योंकि ओनर कभी भी अपना पैसा निकाल सकता है बिजनेस से, तो बिजनेस वो पैसा को अपना कैपिटल को लाइबिलिटी मानता है कि उधारी है, कभी ना कभी उसको कोई वापस करना ही पड़ेगा। कैपिटल में प्लस करेंगे, क्या प्लस करेंगे? नेट प्रॉफिट। और अगर नेट लॉस होगा तो क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। नेट प्रॉफिट इसलिए प्लस कर रहे हैं क्योंकि इससे ओनर का इनकम बढ़ेगा, ओनर का कैपिटल बढ़ेगा। और नेट लॉस इसलिए माइनस कर रहे हैं क्योंकि ओनर का कैपिटल इससे कम हो जाएगा। और एक चीज माइनस करते हैं, क्या माइनस करेंगे? ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग से भी ओनर का कैपिटल कम हो जाता है, इसलिए ड्रॉइंग को भी हम लोग माइनस कर देंगे। तो ये वाला बैलेंस शीट बनाते हैं इस क्वेश्चन का। सबसे पहले लिखेंगे कैपिटल, लाइबिलिटी साइड। कैपिटल बैलेंस शीट के अंदर दिया हुआ है, कितना दिया है कैपिटल? 3,50,000। तो उसको लाइबिलिटी साइड लिखेंगे।
3,50,000। फिर उसके बाद नेट प्रॉफिट आया है, नेट प्रॉफिट को प्लस कर देंगे 86,600, तो इसमें प्लस कर देंगे नेट प्रॉफिट 86,600। और क्वेश्चन में ड्राइंग्स भी दिया हुआ है, ये प्रोपराइटर का ड्राइंग दिया हुआ है, ड्राइंग माइनस हो जाता है, तो 6,500 ड्राइंग हम लोग माइनस कर देंगे, माइनस ड्राइंग वो है 6,500। फिर इसका टोटल फिगर बाहर लिखेंगे, टोटल कितना हो रहा है? 6 लाख, 4 लाख, यही ना, ऐसे ही ना, ठीक है। तो ये बैलेंस शीट का असेट साइड दूसरा बना लेते हैं। अब उसके बाद लाइबिलिटीज और देखते हैं, इसके अंदर लाइबिलिटी क्या दिया हुआ है, कैपिटल लिख दिए, यहाँ पे और कोई लाइबिलिटी नहीं है। अब इस तरफ आते हैं, यहाँ पे क्या लाइबिलिटी दिख रहा है? एक बिल्स पेबल, ये अपने लिए लाइबिलिटी है, और एक सन्ड्री क्रेडिटर्स। तो बिल्स पेबल दिख रहा है 50,000, सन्ड्री क्रेडिटर दिख रहा है 1 लाख रुपए। बिल्स पेबल 50,000 और उसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री का मतलब क्या है? इन लोग धूप में सूखे हुए आए। फिर सन्ड्री का मतलब, इनका सरनेम है सन्ड्री। सन्ड्री का मतलब क्या है? छोटे मोटे लिख ले रहे हो, लेकिन उसका मतलब ही नहीं पता। कितने बार मैं डिस्कस भी किया हूँ, सन्ड्री क्रेडिटर, सन्ड्री डेटर। तो यहाँ सन्ड्री का क्या मतलब है? उन लोग सन से ड्राई होके आए हैं, या उनका सरनेम सन्ड्री है। सन्ड्री क्रेडिटर का मतलब होता है जब कंपनी के बहुत सारे क्रेडिटर होते हैं, हम लोग इंडिविजुअल एक एक का नाम नहीं बोल सकते कि सुमन है, मोहन है, रमन है, तो नाम नहीं लिख सकते करके हम लोग सबको मिला के एग्रीगेट में सन्ड्री क्रेडिटर बोलते हैं, एग्रीगेट में सन्ड्री डेटर बोलते हैं। तो सन्ड्री का मतलब होता है जितने भी हैं, टोटल, टोटल क्रेडिटर, टोटल डेटर, तो टोटल को ही हम लोग बोलते हैं सन्ड्री। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स थे 1 लाख के। और कुछ लाइबिलिटी था क्या? और नहीं था ना, इतना ही है बस। अब असेट साइड आते हैं। असेट साइड में यहाँ पे देखो, असेट क्या क्या दिया है, एक बिल्डिंग है, मशीनरी है, डेटर्स है, इन्वेस्टमेंट है। बिल्डिंग कितने का है? 1,87,500। और क्या क्या था? मशीनरी, मशीनरी कितने का? बाकी लोग नहीं किए हो क्या? बैलेंस शीट, हाँ। मशीनरी के बाद अगला क्या था? इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट नहीं ना, डेटर्स, डेटर्स। हाँ, तुम लोग इसको ऊपर नीचे लिख सकते हो, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। इन्वेस्टमेंट भी तो था क्या? तो डेटर्स क्या है फिर? डेटर भी 35 है, अच्छा, ऐसे बोलो ना। हाँ, कैश एट बैंक 30,000, कैश इन हैंड 18,000, और तो कुछ नहीं है ना? हाँ, 1 लाख क्लोजिंग स्टॉक 82,100। ठीक है, अब ये दोनों साइड को टोटल करेंगे, तो टोटल कितना आया है? तो ये आ गया बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में बस यही चीज ध्यान देना है, ये जो कैपिटल है, कैपिटल का एडजस्टमेंट, प्लस करेंगे नेट प्रॉफिट, माइनस करेंगे ड्रॉइंग, और लास्ट एक क्लोजिंग स्टॉक। बस इतना चीज बैलेंस शीट में ध्यान देना है। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। इसमें एक लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट था। हम्म, अभिनव बताएगा। अभिनव, पोस्टिंग कहाँ कहाँ होगा? 3 ऑप्शन है, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट, बैलेंस शीट। कैपिटल कहाँ जाएगा? याद कर, ट्रेडिंग, पीएनएल, बैलेंस शीट। जल्दी जल्दी, अभी अभी हम लोग कैपिटल का किए थे। इतना सोचना पड़ रहा है, हाँ। ट्रेडिंग अकाउंट में कहाँ दिखता है? ट्रेडिंग में, ट्रेडिंग के ऊपर लिखते हैं, ट्रेडिंग के नीचे लिखते हैं, कहाँ? ये अभी हम लोग लास्ट क्या बनाए थे इधर? ये कैपिटल जो है, ये कहाँ पे आता है? बैलेंस शीट में। ये बिल्कुल नॉर्मल सा बेसिक है, ट्रेडिंग में क्यों ही दिखाएंगे? ट्रेडिंग को करना क्या है उससे? ये आ गया बैलेंस शीट। प्लांट एंड मशीनरी, असेट या लाइबिलिटी होगा तो बैलेंस शीट में जाएगा। ये भी बैलेंस शीट, क्योंकि असेट है। सन्ड्री डेटर्स, बैलेंस शीट, ये भी अगेन असेट है। सन्ड्री क्रेडिटर्स, ये भी बैलेंस शीट में जाएगा।
ये लाइफ इंश्योरेंस पॉइंट को डिस्कस करेंगे, प्रीमियम को। परचेजेस ट्रेडिंग, वेजेस ये भी ट्रेडिंग अकाउंट, बैंक अकाउंट असेट है अपने लिए, बैलेंस शीट। फिर उसके बाद रिपेयर्स हुआ है, कहाँ जाएगा? हाँ हाँ उसको ट्राई करने दो। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट, करेक्ट। फिर उसके बाद रिटर्न आउटवर्ड का दूसरा नाम क्या होता है? परचेज रिटर्न या सेल्स रिटर्न? आउटवर्ड है, बिजनेस से बाहर जा रहा है। बिजनेस से बाहर कब जाएगा? परचेज रिटर्न में या सेल्स रिटर्न में? पक्का? परचेज रिटर्न में। हम लोग को पसंद नहीं है, हम लोग वापस कर रहे हैं सप्लायर को। सेल्स रिटर्न में तो कस्टमर लाकर वापस देता है सामान, तो इसको बोलेंगे परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न किससे माइनस होगा? याद कर, परचेज रिटर्न किससे माइनस होता है? सेल्स रिटर्न किससे माइनस होता है? क्या अभिनव, इतना बेसिक सा क्वेश्चन है। परचेज रिटर्न को किससे माइनस करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में? देख एक बार, अभी तू लास्ट जो क्वेश्चन किया था ट्रेडिंग अकाउंट में, देख क्या परचेज रिटर्न किससे माइनस हुआ है? हाँ हाँ, रिटर्न ऑफ से। परचेज परचेज रिटर्न किससे माइनस करेंगे? इतना भी बेसिक बिल्कुल नहीं आ रहा है बोलने से, रिवीजन ही नहीं हो रहा है अभी ना। परचेज रिटर्न परचेजेस से माइनस होगा। रेंट कहाँ जाएगा? जल्दी जल्दी। ट्रेडिंग नहीं, पीएनएल। जब तक फैक्ट्री का रेंट नहीं लिखा है ना, हम लोग ये अज्यूम करेंगे कि कंपनी का रेंट है। सेल्स, अरे बस अनुज उसको बोलने दे, उसको बहुत डाउट है ये कंसेप्ट में। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, मैन्युफैक्चर कहाँ पे होता है प्रोडक्ट? फैक्ट्री में या कंपनी में? हाँ, तो फैक्ट्री में कौन सा अकाउंट बनाते हैं? पीएनएल फैक्ट्री में बनाते हैं। वाह वाह वाह, मजा ही आ गया। ट्रेड एक्सपेंस, हाँ विनव, ट्रेड एक्सपेंस पीएनएल अकाउंट। पूरा अब्बा जब्बा डब्बा हो चुका है। बैड डेट्स जो है ये भी पीएनएल में जाएगा। बताओ, कैरेज ये नहीं बताया है कि ये इनवर्ड है या आउटवर्ड है, तो क्या मानेंगे? इनवर्ड मानेंगे। जब क्वेश्चन साइलेंट रहता है तो कैरेज इनवर्ड मानते हैं, और कैरेज इनवर्ड मानेंगे तो इसको कौन से अकाउंट में दिखाएंगे? ट्रेडिंग अकाउंट में। बिल्स पेबल बैलेंस शीट में लाइबिलिटी है। रिटर्न इनवर्ड का दूसरा नाम क्या होता है? सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न किससे माइनस हो जाएगा? सेल्स से। फिर उसके बाद नीचे दिया है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक वही दो जगह आता है, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट में असेट साइड। अच्छा, इसका एक और पॉइंट डिस्कस करना था। देखो ये जो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है ना, इसको कई लोग पीएनएल अकाउंट में एक्सपेंस जैसा बना लिए होंगे। अगर एक्सपेंस जैसा बनाए हो तो वो क्रॉस हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि थोड़ा ध्यान से समझना, जो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम होता है वो ओनर अपने लिए लेता है। ओनर अपने लिए इंश्योरेंस लिया है तो उसका प्रीमियम वो पे कर रहा है, तो उसको हम लोग लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम को ना ड्राइंग की तरह ट्रीट करते हैं। ये और कुछ नहीं है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम एक तरीके का ड्राइंग है कि ओनर बिजनेस से पैसा लिया अपना इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए, तो बिजनेस से पैसा लेते हैं उसको ड्राइंग बोलते हैं। तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को हम लोग एक्चुअल में कहाँ दिखाना सही रहेगा? कैपिटल से माइनस करके बैलेंस शीट के अंदर। तो लाइक कैपिटल लिखोगे, उसमें प्लस करोगे नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आया होगा तो माइनस, और उसमें फिर माइनस करोगे लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। उसका लॉजिक ये है, ओनर का खुद का पर्सनल इंश्योरेंस पॉलिसी है और उसको पे कर रहा है बिजनेस का पैसा यूज करके, तो इसीलिए हम लोग इसको ट्रीट करेंगे, ऐसा अज्यूम करेंगे कि ये ड्राइंग है, और ड्राइंग है तो उसको कैपिटल से माइनस कर देंगे। इंश्योरेंस प्रीमियम लिखा है तो वो नॉर्मली हम लोग पीएनएल अकाउंट में ले जाते हैं, लेकिन अगर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम लिखा है तो उसको हम लोग इंडिविजुअल का मानते हैं, वो कंपनी का। इसको मैं नोट करवा दूंगा। ये देखो, इसका सॉल्यूशन। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को देखो यहाँ पे माइनस किए हैं, ये गलती हो सकता है। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को पीएनएल के डेबिट साइड में खर्चा बना के लिख दो। चेक कर लो, इसमें दिव्यांशु का क्या सही था? पूरा बढ़िया बढ़िया। इसमें एक ऐसा नोट भी लिखो साइड में, अगर क्वेश्चन में इंश्योरेंस लिखा है, हर क्वेश्चन के नीचे जो भी इसका नया पॉइंट है उसका नोट्स लिखते चलो। अगर सिर्फ इंश्योरेंस लिखा है तो उसको हम लोग पीएनएल अकाउंट में डेबिट कर देंगे, ऐसा मानते हुए कि वो कंपनी का इंश्योरेंस है। कंपनी का भी इंश्योरेंस लिया जा सकता है।
तो इंश्योरेंस सिर्फ दिया है तो उसको हम लोग पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड लिख देंगे, ऐसा अज्यूम करते हुए कि वो कंपनी का खर्चा है। और अगर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम दिया है तो ये अज्यूम करेंगे कि ओनर अपना लाइफ का इंश्योरेंस प्रीमियम बिजनेस के पैसे से पे कर रहा है, तो उसको ड्रॉइंग अज्यूम करेंगे। और अगर ड्रॉइंग अज्यूम करेंगे तो बैलेंस शीट में कैपिटल से माइनस कर देंगे। सिर्फ इंश्योरेंस लिखा है तो उसको पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड लिख देंगे। और अगर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम दिया है तो ये अज्यूम किया जाएगा कि वो ओनर का ड्रॉइंग है और उसको बैलेंस शीट से कैपिटल से माइनस कर देंगे बैलेंस शीट में। तो ये इसका सॉल्यूशन है। ग्रॉस लॉस आएगा 5,000 रुपए का, उसके वजह से नेट लॉस मतलब ये बिजनेस में नेट लॉस आ जाएगा 18,500 का। और नेट लॉस आया है तो इधर माइनस कर देंगे कैपिटल से। तो कैपिटल से दो चीज माइनस हुआ है, एक एलआईपी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी और दूसरा नेट लॉस। ये नोट याद रखना है, इसमें गलती हो सकता है। इंश्योरेंस दिया है तो उसको पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड लिखेंगे, ऐसा अज्यूम करते हुए कि कंपनी का इंश्योरेंस पॉलिसी है। और अगर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी दिया है तो ये अज्यूम करेंगे कि ओनर का पर्सनल खर्चा है, बिजनेस के पैसे से कर रहा है, तो उसको ड्रॉइंग मानेंगे। ठीक है, अब अगले पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 इसको डिस्कस कर लेते हैं, कहां कहां पोस्टिंग होगा। प्लांट एंड मशीनरी बताओ कहां जाएगा, बैलेंस शीट में। परचेजेस ट्रेडिंग अकाउंट, सेल्स रिटर्न ट्रेडिंग अकाउंट, किससे माइनस हो जाएगा, सेल्स से। ओपनिंग स्टॉक कहां जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट। फिर उसके बाद डिस्काउंट अलाउड, पीएनएल अकाउंट। बैंक चार्जेस, पीएनएल अकाउंट, खर्चा है। सन्ड्री डेटर्स बैलेंस शीट में असेट बना देंगे। सैलरी या सॉरी पीएनएल अकाउंट। वेजेस कहां जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट। फ्रेट इनवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट, फ्रेट आउटवर्ड पीएनएल अकाउंट। उसके बाद यहाँ पे कुछ आइटम दिया, रेंट, रेंट कहां जाएगा, ये रेंट पीएनएल में जाएगा। एडवर्टीजमेंट पीएनएल। कैश एट बैंक असेट है बैलेंस शीट में। कैपिटल बैलेंस शीट। सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट। परचेज रिटर्न ट्रेडिंग अकाउंट, परचेज से माइनस कर देंगे। डिस्काउंट रिसीव्ड पीएनएल, पीएनएल में क्रेडिट साइड लिखेंगे क्योंकि हमारे लिए इनकम है, डिस्काउंट मिला है। लोन कहां जाएगा, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड। और सन्ड्री क्रेडिटर्स बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड। फिर नीचे दिया है क्लोजिंग स्टॉक के बारे में, क्या लिखा है, क्लोजिंग स्टॉक वाज वैल्यूड 35,000 कॉस्ट है और उसका मार्केट वैल्यू 40,000 है, दोनों में से क्या लेंगे, 35,000, विच एवर इज लोअर एज पर प्रूडेंस कंसेप्ट। तो इसका दो जगह पोस्टिंग, एक ट्रेडिंग में एक बैलेंस शीट में। इसको जल्दी से कंप्लीट कर लो।
आया ग्रॉस प्रॉफिट कितना? हाँ करेक्ट है। हाँ हाँ 25 यही है ना? हाँ किसदी का आया ये? नहीं क्या क्या? सेपरेट मतलब पूरा एक साथ पोस्टिंग, हाँ ठीक है चल जाएगा। हाँ 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 वही है। दिव्यांशु क्या बताई? ग्रॉस प्रॉफिट कितना? वही है। सक्षम का बना? ग्रॉस प्रॉफिट क्या आया? 53525। हाँ ठीक। हम्म। क्या ग्रॉस प्रॉफिट की बैलेंस शीट का टोटल? 1,76,9। हाँ ये करेक्ट है। जल्दी जल्दी लास्ट 2 मिनट्स। पूजा कितना पॉइंट हो गया? ट्रेडिंग अकाउंट हो गया? आया उसका? 53525। हाँ और ट्रेडिंग पीएनएल बन गया ठीक। बैलेंस शीट का हो गया टोटल? यही आ रहा है ना? वो 176,900। नेट प्रॉफिट को ऐड कर देंगे कैपिटल में। 1,10,000 प्लस 41,900 तो 1,51,900 आ जाएगा। ये तुम लोगों को एडजस्टमेंट करवा दिए पूरा? हो गया ना? एग्जाम में तो एडजस्टमेंट वाला ही आता है।
टोटल कितने एडजस्टमेंट करवाए हैं? हाँ हाँ, तो ऐसे नंबर्स में कितने हैं आसपास? टोटल 17 एडजस्टमेंट्स है, तो उसमें से कितना करवाए? सभी। और इम्प्लाइड एडजस्टमेंट? नहीं, जैसे मान लो बैंक लोन लिखा है, बैंक लोन का डेट बताया है, ये तारीख को लोन लिए है, और नीचे उससे रिलेटेड इंटरेस्ट बताया है, तो उसको इम्प्लाइड वैसा मान के चेक करना रहता है कि कितना एक्चुअल में होना है। हाँ, वो इम्पोर्टेंट है ना। टोटल 17 था। हम्म। तो फिर अब तक बुक का पूरा क्वेश्चन हो जाना चाहिए था। हो गया? नहीं, स्कूल में नहीं, घर में ऐसे सेल्फ प्रैक्टिस दोनों चैप्टर का हो जाना चाहिए था। इतना अंदर से गट फीलिंग आना है कि ये चैप्टर मेरे से बनता है, तो मैं इसका पूरा फर्स्ट से लेके 10 या जितना 20 क्वेश्चन है पूरा निपटा लूं। लास्ट कब क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था एडजस्टमेंट वाला? हाँ, स्कूल में जब करवाए थे। हाँ, अच्छा। मेजर कमीशन तो बहुत इजी है, आफ्टर और बिफोर वाला केस। मेजर कमीशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग मेजर कमीशन अकाउंट करके एंट्री पोस्ट होगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हो गया। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये वाला क्वेश्चन आज का होमवर्क रहेगा, क्वेश्चन नंबर 24। इसको मैं सेंड कर दूंगा। इस क्वेश्चन के लिए अगर स्पेस छोड़ना है तो छोड़ दो। वही ट्रायल बैलेंस बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनाना है। क्वेश्चन नंबर 24। फिर नेक्स्ट हेडिंग लिखो, कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एग्जाम में आता है, स्टेटमेंट दिया रहता है एक एक नंबर का, और बोलता है आइडेंटिफाई करो कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। 5-6 पॉइंट दिया रहेगा, हर पॉइंट एक नंबर का रहेगा। तो पॉइंट पढ़ के तुम लोग को समझ आना है कि वो जो दिया हुआ है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो हेडिंग कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सबसे पहले कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है इसके बारे में लिखते हैं। चैप्टर नंबर 2 में हम लोग बहुत जस्ट उसका लिखे थे, बहुत शॉर्ट में लिखे थे। ये चैप्टर में डिटेल है। लिखो कैपिटल एक्सपेंडिचर, ब्रैकेट में लिखो नॉन रिकरिंग। ये ऐसे खर्चे होते हैं जो बार बार नहीं होता है। नॉन रिकरिंग, नॉन रिकरिंग। इसका पॉइंट याद रखना है, जो जो इसके अंदर हम लोग पॉइंट लिखेंगे तब उसका क्वेश्चन बन पाएगा। थ्योरी वाला क्वेश्चन आता है, एक स्टेटमेंट पढ़ के बताना है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो पहला पॉइंट लिखो, कैपिटल एक्सपेंडिचर इज द एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर इज द एक्सपेंडिचर that gives benefit, that gives benefit of enduring nature, of enduring nature। एंड्यूरिंग नेचर का मतलब होता है 1 साल से ज्यादा हम लोग को बेनिफिट पहुंचाएगा। जैसे मैं बिल्डिंग बनाया था, उसमें 3 फ्लैट था, एक और फ्लैट डाल दिया, तो ऐसा नहीं 1 साल बाद उसका बेनिफिट खत्म हो जाएगा। आने वाले बहुत सारे सालों तक मेरे को बेनिफिट मिलेगा। तो इसका मतलब लिखो, दैट इज, ये जो हम लोग एंड्यूरिंग नेचर लिखे उसका मतलब क्या होता है। तो एंड्यूरिंग नेचर का मतलब, द बेनिफिट फ्रॉम द एक्सपेंडिचर, the benefit from the expenditure will be for a period or periods beyond the accounting period। मतलब 1 साल से ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। इन शॉर्ट, अगर मैं कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर करूंगा तो वो सिर्फ 1 साल तक बेनिफिट नहीं देगा, आने वाले बहुत सारे सालों तक बेनिफिट देगा। उसी को बोला जाता है एंड्यूरिंग नेचर। The benefit from the expenditure will be for a period or periods beyond the accounting period। अकाउंटिंग पीरियड तो हम लोग का 1 साल का ही रहता है, लेकिन इससे जो मिलने वाला बेनिफिट है बहुत सारे सालों तक रहेगा। सेकेंड पॉइंट, capital expenditure increases the earning capacity, capital expenditure increases the earning capacity
or reduces the operating expenses. Capital expenditure increases the earning capacity. अर्निंग कैपेसिटी अपना कैसे बढ़ेगा? फॉर एग्जाम्पल पहले 5 मशीन था, अब मैं 5 मशीन और ला दिया, तो ये एक तरीका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। हर दिन मशीन नहीं खरीदूंगा, हर साल मशीन नहीं खरीदूंगा, तो मशीन जब खरीदते हैं उसको भी हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर मानते हैं। और जब मैं ज्यादा मशीन परचेस करूंगा तो उससे मेरा अर्निंग कैपेसिटी और बढ़ेगा। इट इंक्रीजेस अर्निंग कैपेसिटी। और बताओ ये रिड्यूस कैसे होगा? लिखा है कैपिटल एक्सपेंडिचर से ऑपरेटिंग एक्सपेंस कम हो जाता है। कैसे कम होगा? सोच के बताओ। मैं इसका एग्जांपल तो बता रहा हूँ, कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस अर्निंग कैपेसिटी। अर्निंग कैपेसिटी कैसे इंक्रीज होगा? फॉर एग्जांपल पहले मेरे यहाँ 5 मशीन था कंपनी के अंदर, अब मैं और 5 मशीन खरीद लिया हूँ, तब मैं और ज्यादा सामान बना पाऊंगा, और ज्यादा सामान बनाऊंगा तो ज्यादा बेच पाऊंगा, ज्यादा बेचूंगा तो ज्यादा प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी आ पाएगा। लेकिन इस पॉइंट का मतलब क्या है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर से रिड्यूस हो जाता है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। इस पॉइंट का मतलब आइडिया लगाओ थोड़ा। अर्निंग कैपेसिटी तो ऐसे बढ़ेगा कि 5 मशीन था, 5 मशीन और ला दिया तो ज्यादा बनाऊंगा, ज्यादा बेच पाऊंगा, अर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाएगा। लेकिन इससे ऑपरेटिंग एक्सपेंस कैसे कम होगा? कुछ आइडिया किसी को? सोचो ना, ऑपरेटिंग मतलब जो डेली के खर्चे होते हैं, डे टू डे एक्सपेंसेस होते हैं, वो कैसे कम होगा? मैं बेस्ट एग्जांपल बताता हूँ। जैसे मान लो पहले पहले के टाइम में 5 मशीन था, तो 5 मशीन का काम होता था और बाकी सब काम लेबरमैन करते थे। लेबरमैन को वेजेस देना रहता है। अब मैं जब 5 मशीन और ला दिया हूं, तो बताओ मेरे को जितने पहले लेबर थे अब उतना रखना पड़ेगा क्या? नहीं, बहुत कम रखना पड़ेगा। जो गिन के बटन दबाएंगे, ऑन करेंगे, ऑफ करेंगे, यही सब काम करेंगे। पूरे इन टोटल जैसे पहले 10 वर्कर रहते थे, अब मेरे को 10 रखने का जरूरत नहीं, क्योंकि कंपनी के अंदर 10 मशीन आ चुका है। पहले 5 थे, अब 5 मशीन और आ गए। तो जो डेली के छोटे मोटे खर्चे हैं, जो ऐसे चिल्लर वाले खर्चे हैं, वेजेस वगैरह, वो सब कम हो जाएगा। तो वही लिखा है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर से अर्निंग कैपेसिटी तो बढ़ता है, साथ में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कम हो जाता है। मशीन अगर मैं खरीद लूंगा तो लेबर मैन को थोड़ा कम कर देंगे, तो वेजेस दिहाड़ी वगैरह कम पे करना पड़ेगा। अगला पॉइंट, कैपिटल एक्सपेंडिचर इज द अमाउंट कैपिटल एक्सपेंडिचर इज द अमाउंट incurred by an enterprise. Capital expenditure is the amount incurred by an enterprise normally on purchase of fixed asset. Capital expenditure is the amount incurred by an enterprise normally on purchase of fixed asset. मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर ज्यादातर एंटरप्राइज का तब होता है जब वो फिक्स्ड एसेट को परचेस करते हैं। जैसे कोई बिल्डिंग खरीद रहे हैं, कोई लैंड एक्वायर कर रहे हैं, कोई मशीन्स परचेस कर रहे हैं, तो अगर कोई फिक्स्ड एसेट में खर्चा कर रहे हैं तो उन्हें हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोल देते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट, फिक्स्ड एसेट्स आर यूज्ड इन बिजनेस फिक्स्ड एसेट आर यूज्ड इन बिजनेस टू अर्न इनकम फिक्स्ड एसेट्स आर यूज्ड इन बिजनेस टू अर्न इनकम एंड नॉट intended for resale. Fixed assets are used in business to earn income. फिक्स्ड एसेट बिजनेस में इसलिए रहता है कि हम लोग इनकम अर्न कर पाए, एंड नॉट इंटेंडेड फॉर रीसेल। इस पॉइंट का मतलब क्या है? थोड़ा दिमाग लगाओ, इंग्लिश को हिंदी में बस बदलना है। फिक्स्ड एसेट आर यूज्ड इन बिजनेस टू अर्न इनकम एंड नॉट इंटेंडेड फॉर रीसेल। इस पॉइंट का मतलब, हाँ हाँ करेक्ट। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, इस पॉइंट का मतलब बता रहा हूँ। मेरा कंपनी है, कंपनी बनाता है बिस्किट। बिस्किट बनाने के लिए एक मशीन लगता है, मशीन में मैं रॉ मटेरियल इंसर्ट करता हूँ और बिस्किट वगैरह बना के फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो मशीन है, बताओ मैं आगे जाके ये मशीन को कस्टमर को बेचूंगा या मशीन से निकलने वाला बिस्किट बेचूंगा? बिस्किट बेचूंगा। क्या ये मशीन बेचूंगा? नहीं। तो वही लिखा हुआ है ये पॉइंट में, फिक्स्ड एसेट आर यूज्ड इन द बिजनेस टू अर्न इनकम। पैसा कमाने के लिए फिक्स्ड एसेट यूज करते हैं, नॉट इंटेंडेड फॉर रीसेल। रीसेल के लिए नहीं, कि मैं मशीन खरीद के लाया और कस्टमर को बेच दूंगा। कस्टमर को बेचने के लिए नहीं होता ये। मशीन को मैं यूज करूंगा, इसमें रॉ मटेरियल डालूंगा, इससे फिनिश गुड्स निकालूंगा और फिर उसको मैं कस्टमर को सेल कर दूंगा। तो यही वाला पॉइंट का मतलब है लास्ट। फिक्स्ड एसेट को हम लोग इनकम कमाने के लिए खरीदते हैं, ना कि आगे बेचने के लिए। और ये तो नॉर्मल पॉइंट है, फिक्स्ड एसेट कैन बी टेंजिबल एज वेल एज इंटेंजिबल। फिक्स्ड एसेट टेंजिबल भी हो सकता है, फिक्स्ड एसेट इंटेंजिबल भी हो सकता है, जैसे कॉपीराइट, सॉफ्टवेयर, ट्रेडमार्क, पेटेंट, ये सब। अब अगर इंटेंजिबल एसेट पूछा तो तुम लोग को और भी चीज आना चाहिए।
अब हम लोग चैप्टर 8 पढ़ चुके हैं, तो एक पेटेंट हो गया, एक ट्रेडमार्क हो गया, एक कॉपीराइट हो गया, और बताओ क्या क्या हो सकता है? हाँ, ज्योग्राफिकल इंडेक्स, जीआई, और डिजाइन, हाँ एक और डिजाइन हो गया, और टोटल 6 था ना, एक और क्या बच गया? कुछ तो एक बच गया, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, डिजाइन, ज्योग्राफिकल इंडेक्स, एक और कुछ, हाँ प्लांट वेराइटी, प्लांट वेराइटी। ज्योग्राफिकल इंडेक्स का याद होना चाहिए, हम लोग बताया, मैं उसमें बताया था कि हर स्टेट का अलग अलग चीज फेमस होता है, तो उसके लिए जीआई लिया जाता है। प्लांट वेराइटी, अगर कोई फार्मर 2 सीड को मिला के कुछ नया चीज बनाया है तो उस पर वो प्लांट वेराइटी लेता है। तो अब इंटेंजिबल एसेट का अगर एग्जांपल आए तो हम लोग 8 चैप्टर में और 3 चीज पढ़ चुके हैं, प्लांट वेराइटी पढ़े हैं, ज्योग्राफिकल इंडेक्स पढ़े हैं, और डिजाइन पढ़े हैं। हो गया ये पॉइंट नोट? मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ सारा पॉइंट क्या बोल रहा है। सबसे पहले एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है वो भी देख लो। ये बुक का क्वेश्चन नंबर 1 है। ऐसा स्टेटमेंट दे दिया रहेगा और तुम लोग को बताना रहेगा कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है या ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो 5 पॉइंट आ सकता है, 6 पॉइंट आ सकता है, और हर पॉइंट 1 नंबर का रहता है, 1 मार्क का। तो इसके लिए पहले हम लोग को आइडेंटिफाई करने आना चाहिए कि कैपिटल एक्सपेंडिचर होता क्या है। कैपिटल एक्सपेंडिचर में सबसे पहला पॉइंट हम लोग डिस्कस किए, नॉन रिकरिंग होगा, मतलब ऐसा नहीं कि हर महीने हर बार करेंगे, ऐसा नहीं होगा, ये कभी कभार करने वाले खर्चे हैं। तो लिखा हुआ है कैपिटल एक्सपेंडिचर इज द एक्सपेंडिचर दैट गिव्स बेनिफिट ऑफ एंड्यूरिंग नेचर। एंड्यूरिंग नेचर का मतलब है इसका बेनिफिट आने वाले कई सारे वर्षों तक मिलेगा। सेकेंड पॉइंट, कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस द अर्निंग कैपेसिटी। कैपिटल एक्सपेंडिचर से हमारा अर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाता है। जैसे पहले 5 मशीन था तो कम सामान बना पा रहा था, अब 10 मशीन है तो और ज्यादा सामान बना पा रहा हूँ, ज्यादा बेच पा रहा हूँ। और ज्यादा मशीन आने की वजह से अब लेबर मन को कम रखना पड़ रहा है, तो अपने जो छोटे मोटे चिल्लर वाले खर्चे, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, वो सब कम हो जाएंगे। उसके बाद अगला पॉइंट लिखा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर इज द अमाउंट इनकर्ड बाय एन एंटरप्राइज नॉर्मली ऑन परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होता है ये एंटरप्राइज तब उस पे खर्चा करता है जैसे कि कोई फिक्स्ड एसेट परचेज कर रहा है। फिक्स्ड एसेट में मान लो कोई बिल्डिंग परचेज कर रहा है, कोई लैंड परचेज कर रहा है, कोई मशीन परचेज कर रहा है, तो ये सब जब वो परचेज कर रहा है, इवन कोई पेटेंट परचेज कर रहा है, कोई डिजाइन परचेज कर रहा है, कोई कॉपीराइट परचेज कर रहा है, तो ये सबको हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट करते हैं। फिर लिखा है फिक्स्ड एसेट वो एसेट होते हैं जो बिजनेस में ही लगा रहता है और इससे हम लोग इनकम जनरेट करते हैं, ना कि हम लोग कस्टमर को बेच देंगे, मशीन लाएं और मशीन को बेचेंगे। मशीन को नहीं बेचेंगे, मशीन से निकलने वाला जो प्रोडक्शन है उसको हम लोग सेल करेंगे। और लास्ट लिखा है फिक्स्ड एसेट कुछ भी हो सकता है, वो टेंजिबल भी हो सकता है, मतलब जिनका फिजिकल एक्सिस्टेंस है, और वो इंटेंजिबल भी हो सकता है जिनका फिजिकल एक्सिस्टेंस नहीं है। ये हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में। हाँ अगला पॉइंट लिखो, अगला एक लाइन छोड़ के, फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर नोन एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये बुक में कुछ ऐसे हिंट भी दिया हुआ है कि अगर ऐसा टाइप का पॉइंट दिखता है तो उसको आंख बंद करके कैपिटल एक्सपेंडिचर अज्यूम कर सकते हैं। फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर नोन एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो अगर पॉइंट पढ़ते टाइम ये सब कुछ क्लिक किया तो वो आइडिया हो जाना चाहिए कि वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। पहला पॉइंट लिखो जितना हाईलाइटेड है लाइन में, एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर एक्विजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट। कोई फिक्स्ड एसेट खरीद रहे हैं, मोटरसाइकिल खरीद रहे हैं, कोई व्हीकल खरीद रहे हैं, कोई फर्नीचर खरीद रहे हैं, कोई लैंड खरीद रहे हैं, तो इसको हम लोग बोल देंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर है ये, क्योंकि इनसे जो बेनिफिट मिलने वाला है ये कई सारे वर्षों तक मिलेगा। सेकेंड पॉइंट, एक्सपेंडिचर फॉर एक्सटेंशन और इंप्रूवमेंट ऑफ फिक्स्ड एसेट। एक्सपेंडिचर फॉर एक्सटेंशन ऑफ और इंप्रूवमेंट ऑफ फिक्स्ड एसेट। दिव्यांशु इसका मतलब बताएगी। दिव्यांशु सेकंड वाले पॉइंट का मतलब क्या हुआ? एक्सटेंशन, एक्सपेंडिचर फॉर एक्सटेंशन और इंप्रूवमेंट ऑफ फिक्स्ड एसेट, ऐसे खर्चे जो हम लोग फिक्स्ड एसेट के एक्सटेंशन पे कर रहे हैं और फिक्स्ड एसेट के इंप्रूवमेंट पे कर रहे हैं, मतलब क्या? कुछ आइडिया? नो आइडिया? यहाँ पे दिया कुछ आइडिया? नहीं, कीर्ति बताएगी। कीर्ति इस पॉइंट का मतलब क्या हुआ? एग्जाम्पल मान लो बिल्डिंग, बिल्डिंग पे कुछ खर्चे करते हैं जो एक्सटेंशन पे होता है और कुछ इंप्रूवमेंट पे होता है, इसका मतलब बिल्डिंग के एक्सटेंशन पे खर्चा कैसे हो सकता है? आइडिया लगाओ, बिल्डिंग के एक्सटेंशन पे कैसे खर्चा हो सकता है? हाँ, बिल्डिंग को बनाने में, शुरू से नहीं, अगर बिल्डिंग को हम लोग बना रहे हैं तो ये तो इधर आ जाएगा फर्स्ट वाला पॉइंट, एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन एक्विजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट में। मैं सेकंड वाले पॉइंट बोल रहा हूँ कि एक्सटेंशन ऑफ फिक्स्ड एसेट क्या होगा, सक्षम बताएगा। सक्षम, एक्सटेंशन ऑफ फिक्स्ड एसेट मतलब कैसे ऐसे खींच रहे हैं? नहीं, और एक बिल्डिंग बना, बिल्डिंग के ऊपर एक और बिल्डिंग, हाँ
वो ब्लॉक वाला गेम है ना, ऐसे एक बिल्डिंग रखे, इसके ऊपर एक और बिल्डिंग रखे, ऐसा। फिर बता दो एक्सटेंशन का मतलब क्या हुआ। तो सही जा रहा है, बस थोड़ा पॉइंट और बताना है उसमें। बिल्डिंग के ऊपर बिल्डिंग बना रहे हैं। हाँ, फिर एक और डिपार्टमेंट है। हाँ, एक और फ्लैट जैसा बना रहे हैं। मान लो बिल्डिंग अभी तक सेकंड फ्लोर का है, उसमें थर्ड फ्लोर डाल रहे हैं, तो उसको बोलते हैं एक्सटेंशन करना। और सिम्पसन बताएगा इंप्रूवमेंट क्या होगा। इंप्रूवमेंट मतलब उसके ऊपर और एक तीसरा डालना। नहीं नहीं नहीं, बिल्डिंग का एग्जांपल लो, बिल्डिंग का एग्जांपल से। बिल्डिंग का एक्सटेंशन तो समझ आ गया, सेकंड फ्लोर तक बना है, थर्ड फ्लोर बना रहे हैं। इंप्रूवमेंट, हाँ क्या क्या, कचड़ा उचड़ा लेके जाएंगे, फर्नीचर फर्नीचर लगा रहे हैं। हाँ, ये हो सकता है। इंप्रूवमेंट का मतलब क्या हो गया, जैसे रेनोवेशन, घर का रेनोवेशन किया जाता है। जैसे बेस्ट एग्जांपल वो गोकुल धाम सोसाइटी, रेनोवेशन से पहले कितना अच्छा रिलेटेबल था, अभी इतना महंगा महंगा सोसाइटी जैसे दिखता हो, मजेदार ही नहीं है। तो इंप्रूवमेंट भी जब करते हैं ना, तो भी अच्छा खासा खर्चा होता है। रेनोवेशन, घर का पूरा रेनोवेट करना, उसमें सब कुछ नया टाइल्स वगैरह लगाना, कुछ इंटीरियर में चेंजेस वगैरह करना, तो उसको बोलेंगे। अगर हम लोग एक्सटेंशन पे भी खर्चा कर रहे हैं, एक्सटेंशन का मतलब अभी तक दो, जैसे ये ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर बना हुआ है, मैं इसमें सेकंड फ्लोर डाल रहा हूँ, तो इसको बोलेंगे एक्सटेंशन। और इंप्रूवमेंट का मतलब इसके अंदर मैं ग्राउंड फ्लोर को, फर्स्ट फ्लोर को, सेकंड फ्लोर को मैं इंप्रूव कर रहा हूँ, रेनोवेट कर रहा हूँ। तो ऐसे भी अगर कुछ खर्चे हैं, इनको भी हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलेंगे। थर्ड पॉइंट लिखो। अगर क्वेश्चन में ये सब पॉइंट आता है, तुरंत क्लिक करना चाहिए कि वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। बताओ, क्या घर को बार बार रेनोवेट करते हैं? नहीं, तो ये नॉर्मल सी बात है, पढ़ते साथ समझ आ जाएगा कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। जो नॉन रिकरिंग है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर। थर्ड पॉइंट, एक्सपेंडिचर इनकर्ड, एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू ब्रिंग द फिक्स्ड एसेट, एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू ब्रिंग द फिक्स्ड एसेट to the place of their final use, expenditure incurred to bring the fixed asset to the place of their final use। इस पॉइंट का मतलब है, फॉर एग्जांपल 50,000 का मशीनरी भिलाई से खरीदा हूं, लेकिन भिलाई से बचेली लाने में 2,000 और लग रहा है, तो ये 2,000 को भी हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर मानेंगे। जैसे इसका एग्जाम्पल, मान लो भिलाई से मैं 50,000 का मशीनरी खरीदा हूं, और मेरे को बचेली में ये मशीन को मंगाना है। जब बचेली में आएगा तब तक बहुत सारे खर्चे हो सकते हैं, जैसे मान लो आने जाने का जो भाड़ा लगेगा, फ्रेट, कैरेज, कार्टेज, इनवर्ड, ये सब लगेगा, इसका खर्चा लग गया 1,000 रुपए। फिर लाके वो फैक्ट्री के अंदर इंस्टॉल करने का खर्चा लग गया 1,000 रुपए। तो हम लोग ये 2,000 का खर्चा किसमें इंक्लूड कर देंगे? बताओ, ये जो 2,000 का खर्चा है, 1,000 रुपए का भाड़ा, 1,000 रुपए का इंस्टॉलेशन, ये किसमें इंक्लूड होगा? ये 50,000 में। हम लोग और जर्नल एंट्री क्या पास करेंगे? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। क्या हम लोग इसका अलग से एंट्री करेंगे, फ्रेट अकाउंट डेबिट टू कैश? नहीं। क्या इंस्टॉलेशन चार्जेस अकाउंट डेबिट टू कैश करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि हम लोग ये पढ़े थे डेप्रीसिएशन के अंदर कि जब तक मशीन रेडी टू यूज ना हो जाए, तब तक के सारे खर्चे को हम लोग कैपिटलाइज कर देते हैं। वो हम लोग डेप्रीसिएशन में ही पढ़े थे कि मशीन इतने का खरीदे, लाने का इतना लगा, इंस्टॉलेशन का इतना लगा। तो जब तक मशीन पूरा रेडी टू यूज ना हो जाए, तब तक के सारे खर्चे हम लोग कैपिटलाइज कर देते हैं। तो यही लिखा है थर्ड पॉइंट, एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू ब्रिंग द फिक्स्ड एसेट टू द प्लेस ऑफ देयर फाइनल यूज। अगला फोर्थ पॉइंट, एक्सपेंडिचर इनकर्ड expenditure incurred for reconditioning of old fixed asset, expenditure incurred for reconditioning of old fixed asset। ब्रैकेट में लिखो इसके अंदर का पॉइंट, ब्रैकेट में यहां से, एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन रिपेयरिंग और ओवरहॉलिंग ऑफ सेकेंड हैंड मशीनरी, expenditure incurred on repairing or overhauling of second hand machinery। तो इसको भी हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लेंगे, एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर रिकंडीशनिंग ऑफ ओल्ड फिक्स्ड एसेट, ब्रैकेट में एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन रिपेयरिंग और ओवरहॉलिंग ऑफ सेकेंड हैंड मशीनरी। इस पॉइंट का मतलब क्या है समझो, लिखा हुआ है एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर रिकंडीशनिंग।
रिकंडीशनिंग का मतलब क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल एक मशीन है, हाँ जैसे मान लो एक मशीन है 2010 में, इधर 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 ध्यान दो, 2010 में एक कंपनी था, वो एक मशीन को परचेज किया 1 लाख रुपए में। अभी वो मशीन अच्छा खासा चल रहा है और अभी चल रहा है 2024। मेरे को भी मशीन खरीदना था, लेकिन वो वाला मशीन अच्छा खासा था, मतलब चलने वाले क्राइटेरिया पे था, अच्छा वर्किंग कंडीशन प्रॉपरली था। तो जो मशीन 2010 में कोई दूसरा कंपनी परचेज किया था, मैं उससे ये मशीन परचेज कर लिया, तो इसको बोलेंगे सेकेंड हैंड मशीन। लेकिन जब मैं परचेज किया तो उसमें वो कुछ खर्चा करना पड़ा, जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ रिपेयर करना पड़ा। ओवरऑलिंग का मतलब भी होता है एक्स्ट्रा रिपेयर वगैरह करवाना, कुछ नट बोल्ट लगाना, स्पेयर पार्ट्स को फिट इन करवाना, तो वो सबको बोलते हैं। तो ये जो सेकेंड हैंड मशीनरी है, बताओ क्या बिना रिपेयरिंग के मशीन को मैं रेडी टू यूज कर सकता हूं? नहीं। तो इसमें हम लोग रिकंडीशनिंग का मतलब होता है, अगर कोई सेकेंड हैंड मशीनरी खरीद रहे हो, उस पर कुछ खर्चा कर रहे हो, रिपेयरिंग वगैरह, ये सब भी हम लोग खर्चा को कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लेंगे। तो ये पॉइंट का मतलब था। अगला लिखो, एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू अक्वायर द राइट, एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू अक्वायर द राइट टू डू द बिजनेस। कई बार बिजनेस चलाने के लिए हम लोग को बहुत सारा राइट लेना पड़ता है, जैसे पेटेंट लेना पड़ता है, कॉपीराइट लेना पड़ता है, ट्रेडमार्क लेना पड़ता है। इसके बगैर हमारा बिजनेस सेफ है ही नहीं। कभी भी वो ट्रेडमार्क अगर हम लोग लेंगे नहीं, तो हमारा ब्रांड लोगो वगैरह कोई भी चोरी कर सकता है। कॉपीराइट नहीं लेंगे तो हमारा जो भी बना रहे हैं हम लोग सिनेमेटोग्राफिक बुक वगैरह, वो कोई भी चोरी कर सकता है। पेटेंट अगर नहीं लेंगे तो फॉर्मूला, मेथड, इन्वेंशन, प्रोसेस, ये सब कोई भी चोरी कर सकता है। इसके एग्जाम्पल लिख लो, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क। तो अगर इसको अक्वायर करने में भी कुछ खर्चा लग रहा है, तो उसको भी हम लोग बोल देंगे कि वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि ये भी एक तरीके का फिक्स्ड एसेट होता है, बस ये इंटेंजिबल है। तो पेटेंट अगर हम लोग खरीद रहे हैं, पेटेंट खरीदने में 10 करोड़ रुपए लगा, 5 करोड़ रुपए लगा, तो इसको भी हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट करेंगे। ठीक है। ज्योग्राफिकल इंडेक्स, हाँ ज्योग्राफिकल इंडेक्स उसका मतलब है, जैसे मान लो हमारे छत्तीसगढ़ का चापड़ा चीटी का चटनी बहुत फेमस है, तो हम लोग उसका ले लेंगे। सल्पी का, सल्पी बहुत फेमस है, तो उसका जीआई ले लिया जाएगा। तो कोई भी बाकी वाले स्टेट जो है, बाकी अदर कंट्रीज है, वो जानेंगे कि हमारा जो पर्टिकुलर स्टेट है वो इस नाम से जाना जाता है। कश्मीर का जो एप्पल हो गया, पश्मीना शॉल हो गया, ये सब बहुत जाना जाता है। कश्मीरी लाल मिर्च हो गया, वो सब। तो जो भी जिस स्टेट में फेमस रहता है, उस चीज के लिए ज्योग्राफिकल इंडेक्स लिया जाता है। अगला पॉइंट लिखो, लास्ट। कौन सा? हाँ ये लिख लो ना, इसके बाद ब्रेक लेते हैं। ये क्लास लिख लो, 6th नंबर लिखो, और ये लास्ट वाला, लीगल एक्सपेंसेस इनकर्ड, लीगल एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर अक्वायरिंग फिक्स्ड एसेट्स। जैसे अगर मैं गाड़ी खरीदूंगा तो डायरेक्ट गाड़ी नहीं मिलेगा, उसको मेरे को रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, लीगल फीस पे करना पड़ेगा। तो वही, जब बिना वो फीस पे करे रेडी टू यूज नहीं हो सकता गाड़ी, तो खर्चे को हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर मानेंगे। घर खरीदूंगा तो घर का रजिस्ट्री करवाना पड़ता है। एग्जाम्पल लिख लो, रजिस्ट्रेशन चार्जेस ऑन एक्विजिशन ऑफ लैंड। लास्ट पॉइंट है, लीगल एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर अक्वायरिंग फिक्स्ड एसेट। मतलब हम लोग फिक्स्ड एसेट खरीदते हैं तो कुछ लीगल एक्सपेंसेस भी होते हैं, जैसे जमीन खरीद रहा हो तो रजिस्ट्री करवाना पड़ेगा, गाड़ी खरीद रहा हो तो ऑन रोड चार्जेस वगैरह पे करना पड़ेगा। तो जो भी रजिस्ट्रेशन चार्जेस होता है, वो लीगल एक्सपेंसेस है, तो ये एक्सपेंसेस को भी हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लेंगे। ठीक है, ब्रेक लेते हैं, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे।